मेरे मेहरबान दोस्तों, एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आप सभी साहिबान का खैर मकदम करता हूं और इजाज़त चाहता हूं आज की महफ़िल को शुरू करने की। इस महफ़िल का नाम सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। गुज़रे ज़माने की यादें हैं, यादों से जुड़े गीत हैं। आज कौन कौन से किस्से हैं, इन किस्सों की एक झलक आज मैं बताऊंगा रज़ा मुराद के प्रोफेशनल करियर के पहले रोल के बारे में, और साथ ही कौन थी वो 13 साल की बच्ची जो सिंगर बनने का सपना लिए अपना गांव छोड़कर अकेले ट्रेन में बैठकर पहुंच गई बॉम्बे। अरे बाबा। और कहानी शम्मी कपूर की छोटी सी मूंछों की और लंबे से बालों की, वो सब आज के ही एपिसोड में रोचक होगा। पूरी कोशिश करूंगा आपका मन बहल जाए, आपका मनोरंजन कर सकूं। तो इसी भावना के साथ शुरू करता हूं आज की महफिल। सबसे पहले बात रज़ा मुराद की। रज़ा मुराद जाने माने अभिनेता मुराद साहब के फर्जंद खास बेटे हैं। इन्हें फिल्मी करियर का जो टर्निंग पॉइंट हासिल हुआ वो था सन 1973 की फिल्म नमक हराम का एक रोल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने, म्यूजिक था R.D. बर्मन का और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। मेन रोल्स में थे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा। दरअसल ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म नमक हराम एक अंग्रेजी फिल्म बैकेट पर आधारित है। बैकेट 1964 की रिलीज फिल्म है, जिसमें थॉमस बैकेट का रोल किया था सर रिचर्ड बर्टन ने और किंग हेनरी का रोल किया था पीटर ओटूल ने। बैकेट फिल्म का ये हिंदी वर्जन थी, या ये हिंदी फिल्म उसके ऊपर आधारित थी। तो आप जानते ही हैं कि हिंदी फिल्म बहुत कम ऐसी होंगी जहां नाच गाना ना हो। तो हमारी हिंदी फिल्मों की डिमांड ऐसी हो जाती है हमारे हिंदुस्तानी लोगों की कि कहानी कुछ भी हो, डांस होना मांगता है, गाना होना मांगता है। फुल एंटरटेनमेंट, फुल कहानी से कोई वैसे मतलब नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो हुआ ये कि जब कहानी डेवलप हो रही थी, कहानी की रूपरेखा रखी जा रही थी, तब एक और कैरेक्टर सामने निकल के आया और वो था एक शायर का, बस्ती में रहने वाला एक शायर। अब सोचा गया कि इस शायर के लिए कौन हो, कौन करेगा ये रोल। तो फिल्म के हीरो सुपरस्टार राजेश खन्ना ने एक नाम रेकमेंड किया, सजेस्ट किया। नाम था VK शर्मा का। VK शर्मा को उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से भी मिलवा दिया और बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी VK शर्मा से प्रभावित नहीं हुए, जचे नहीं। तो उन्होंने राजेश को कह दिया कि मामला जम नहीं रहा है। इसके बाद कुछ और कलाकारों को ट्राई किया गया, मगर बात जमी नहीं। और इत्तेफाक देखिए कि इस फिल्म के डायलॉग राइटर गुलजार ने ऋषिदा को एक नाम सजेस्ट किया। FTII में पढ़ रहे होंगे, देख लिया होगा गुलजार साहब ने वहाँ पर रज़ा मुराद को। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा कि अभिनेता मुराद साहब का बेटा बहुत जचेगा इस रोल के लिए, आप उससे एक बार मिल लें। तो अपने असिस्टेंट के और फिल्म राइटर थे गुलजार साहब, डायलॉग भी लिखे थे, उनके कहने पर ऋषिकेश मुखर्जी मिलने को राज़ी हो गए। और जब रज़ा मुराद से मिले तो उनकी पर्सनालिटी, उनकी आवाज़ देख के, उनका परफॉर्मेंस देख के ऋषिकेश मुखर्जी ने रज़ा मुराद को चुन लिया। शूटिंग के पहले दिन रज़ा मुराद जी को सिंगर मुकेश जी घर से अपने साथ स्टूडियो लेकर जब आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने रज़ा मुराद को बताया कि ये रोल राजेश खन्ना VK शर्मा को दिलवाना चाहते थे, मगर ऋषिदा ने रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है इस बात की खुन्नस काका तुम्हारे साथ निकाले, क्योंकि काका का आदमी था VK शर्मा। सो ऐसे में बड़ा धीरज और सब्र बना के रखना, काम पर ध्यान देना। तो
शूटिंग स्टार्ट हुई और जब रज़ा मुराद का सीन आया काका के साथ, तो उन्हें सीन में एक शेर पढ़ना था और इतनी खूबसूरती के साथ, सही डिक्शन के साथ, सही अदायगी के साथ उन्होंने वो शेर पढ़ा कि शॉट ओके हो गया। ऋषिदा खुश हो गए और रज़ा मुराद के पास काका जी आए, यानी राजेश खन्ना आए, और उन्होंने तारीफ की, कहा बहुत बढ़िया कहा यार तुम तो बिल्कुल कैफी आज़मी की तरह शेर पढ़ते हो। क्या बात है। हाँ, तो जिनसे डर था उनके मुंह से तारीफ सुनकर रज़ा खुशी से झूम उठे। उनकी आवाज में उनकी उर्दू जी, का जी डिक्शन जी भी। जी जी और काका जी को भी यकीन हो गया, राजेश खन्ना को, कि ऋषिदा ने बिल्कुल सही आदमी को चुना है और ये सही आदमी था रज़ा मुराद। उनके ऊपर एक गाना पिक्चराइज है, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं शायर बदनाम। इसके बाद इस ज़मीन के ऊपर आपको एक लाइन बताऊंगा कि मेरे सूने घर में कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज़ मिलेगी, टूटा खाली जाम, लो मैं चला। यहाँ से ये आनंद बख्शी ग्रेट गालिब से इंस्पायर हुए हैं। चंद तस्वीर बुता, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब बात उस छोटी सी लड़की की जिसका बचपन गुजरा मथुरा के पास के एक गांव में। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने की वजह से हो गई अनाथ। जीवन में था संघर्ष, लेकिन सपना एक दिन उसने देखना शुरू कर दिया कि वो एक दिन नामचीन सिंगर बन गई है। इस बच्ची का नाम था उमा देवी, जिन्हें बाद में हम टुनटुन के नाम से जानने लगे। टुनटुन जी के माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी परवरिश उनके चाचा ने की। उस ज़माने में लड़कियों को शिक्षा देने का रिवाज तो ज़्यादा हुआ नहीं करता था, तो ना स्कूल था ना पाठशाला थी, जिसकी वजह से टुनटुन जी का सारा दिन उछल कूद, नीम के पेड़ों पर चढ़कर खेलने और गुलाम डंडा खेलने में और घंटों रेडियो पर गाने सुनकर बीतने में चला जाया करता था। रेडियो पर गाने सुनने के दौरान जब वो अनाउंसमेंट सुनती, गायक गायिकाओं का नाम सुनती, संगीतकारों का नाम सुनती, तो उसे भी लगता कि उसके अंदर भी कुछ ऐसा है जिसे बाहर आ जाना ज़रूरी है। छोटी बच्ची थी, वो भी कुछ ऐसा करे कि उसका नाम रोशन हो, सिंगर बन जाए। एक छोटे से गांव में रहने वाली सिर्फ 8 साल की लड़की के लिए यह सपना सच करना बहुत ही मुश्किल काम था। सो उमा देवी ने संगीत में रुचि बढ़ाई और रियाज कैसे किया, सुनिए। गांव में होने वाली रामलीला, उसके गीत, रेडियो पर आने वाली फिल्मों के गीतों को ही प्रेरणा का स्रोत बनाकर गाने का रियाज करना 8 साल की बच्ची ने शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ना और लिखना भी खुद सीख लिया। फिर पता चल गया कि गांव में रहकर मंजिल नहीं मिलने वाली। अब किस्मत देखिए कि उमा देवी की एक दोस्त शादी के बाद दिल्ली से वापस गांव आई। उमा ने अपनी सहेली को दिल की बात कही। ये सहेली पढ़ी लिखी थी और संयोग से बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में 1-2 लोगों को जानती भी थी। उसने अपने एक डायरेक्टर मित्र को खत लिखकर टुनटुन के हवाले कर दिया और इस तरह उमा देवी बन गई टुनटुन और बन गई एक सिंगर। पहले गीत के लिए उन्हें 100 रुपये दिए गए थे और उसके बाद उनका काम चल पड़ा और उनका गाया हुआ एक गीत तो बहुत ही मशहूर हो गया, अफसाना लिख रही हूं दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। कहानी उन 2 कलाकारों की जो अलग अलग काम किया करते थे और एक फिल्म के दौरान उनकी हुई मुलाकात, आगे चलकर हो गई दोस्ती और दोनों प्रोफेशनली काम भी करने लगे। ये जोड़ी थी सलीम जावेद की। कैसे आई ये एक साथ और कैसे बनी इनकी जोड़ी, जरा गौर करिएगा। जावेद अख्तर से पहले सलीम खान इंडस्ट्री में आ चुके थे, फिल्मों में किस्मत आजमाने एज एन एक्टर। एक शादी के दौरान उनकी खूबसूरती को देखकर डायरेक्टर के अमरनाथ ने उन्हें कहा कि भाई बम्बई आ जाओ, और सलीम खान के बम्बई आने पर सलीम खान को 400 रुपये प्रति माह पर एज एन एक्टर साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कुछ फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की,
लेकिन बात जमी नहीं, बात बनी नहीं, तो सलीम खान ने लेखक बनने का फैसला कर डाला। बतौर एक्टर उनकी फिल्म सरहदी लुटेरा को डायरेक्ट किया था एसएम सागर साहब ने, और जब इस फिल्म की कहानी के लिए उन्हें डायलॉग राइटर नहीं मिल रहा था, तब ये जिम्मेदारी सौंप दी गई उसी फिल्म के क्लैप बॉय जावेद अख्तर। जावेद अख्तर मशहूर शायर जानिसार अख्तर के बेटे थे और स्ट्रगल कर रहे थे बंबई में। जावेद अख्तर बंबई आए तो थे गुरदत साहब से मिलने, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि बंबई आने के 5 दिन बाद ही गुरदत साहब ने खुदकुशी कर ली थी। जावेद बंबई में रुक गए और इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश करने लगे, काम की तलाश में जुट गए। जैसा कि मैंने बताया, सागर साहब के क्लैप बॉय के रूप में काम करते समय उन्हें उस फिल्म के संवाद लिखने का मौका मिला, जिसमें बतौर एक्टर काम कर रहे थे सलीम खान। फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया, मगर इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे सलीम और संवाद लिखने वाले जावेद की एक दूसरे से पहचान हो गई। पहचान बढ़ी, मिलना मिलाना शुरू हो गया। दोनों शाम को मिला करते, फिल्मों पे बात होती, कहानियों पे बात होती। दोनों का ही लक साथ नहीं दे रहा था। एक तरफ सलीम खान की लिखी एक फिल्म दो भाई, तो दूसरी तरफ जावेद अख्तर की फिल्म यकीन, दोनों ही फ्लॉप हो गई थी। नाकामयाबी से घबराकर दोनों ने एक फैसला कर डाला, साथ काम करने का फैसला, और एक साथ एक कहानी पर काम करना शुरू कर दिया। जल्दी ही उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखकर सागर साहब को दी, अधिकार इसका नाम था, जिसके लिए दोनों को 5-5 हजार रुपए मिले थे, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। इस कहानी से प्रभावित होकर सागर साहब के सहायक सुधीर वाही ने दोनों को सलाह दी कि जाओ तुम सिप्पी फिल्म्स में कोशिश करो, जहां पर एक स्टोरी डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। दोनों को यह बात पसंद आ गई और पहुंच गए जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी के खार वाले नए ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए। दोनों ने जब अपनी कहानी सुनाई और एक कहानी पर अपने सजेशंस दिए, तो सिप्पीज को ये दोनों नौजवान बहुत पसंद आ गए और उन्होंने इन दोनों को 750 रुपये महीने पर अनुबंधित कर लिया। और इस तरह सलीम और जावेद की बन गई जोड़ी, और जोड़ी काम करने लगी। और फिर जो काम किया तो दी हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट कमर्शियल फिल्म्स, सीता और गीता, यादों की बारात, जंजीर, दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, शान, क्रांति, शक्ति और मिस्टर इंडिया। सलीम जावेद ने इंडस्ट्री के राइटर्स का चलन मोड़ दिया। इन दोनों की वजह से ही राइटर्स को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, जिसको वो डिजर्व करते थे, उस इज्जत के लिए, उस ऑनर के लिए, उस रिगार्ड के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सलीम खान और जावेद अख्तर का। तो बात अब फिल्म तुम सा नहीं देखा की। इस फिल्म के हीरो थे शम्मी कपूर, और ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन जनाब, इस फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन पहले देवानंद को हीरो लेना चाहते थे। वो इससे पहले उनके साथ पेइंग गेस्ट फिल्म कर चुके थे, मगर जब देव साहब को पता चला कि फिल्म में हीरोइन अमिता को लिया जा रहा है, तो उन्होंने शर्त रख दी कि अगर फिल्म की हीरोइन बदल दी जाए तो वो फिल्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो हीरोइन थी अमिता जी, ये फिल्मिस्तान के मालिक तोलाराम जालान की काफी करीबी थी, इसलिए अमिता को बदलने की जगह देवानंद को ही बदल दिया गया। समझ रहे हैं आप समझ रहे मेरी बात। जब साहिर लुधियानवी को यह पता चला कि देवानंद अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, तो साहिर लुधियानवी ने भी इस फिल्म के गीत लिखने से मना कर दिया। ऐसे में प्रोड्यूसर एस मुखर्जी ने मेन रोल के लिए शम्मी कपूर का नाम सजेस्ट किया और नासिर साहब से कहा एक बार मिल तो लो। शम्मी कपूर को जब नासिर हुसैन का बुलावा आया तो वो पहुंच गए उनसे मिलने। उस वक्त शम्मी जी की पतली सी मूछें और बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। नासिर साहब ने उन्हें देखा और देखकर लगा कि भाई ये लंबे लंबे बाल और पतली सी मूछ वाला
इस फिल्म का हीरो तो नहीं हो सकता है। और उन्होंने शम्मी कपूर को रिजेक्ट कर दिया। शम्मी कपूर को समझ में नहीं आया कि ये रिजेक्शन क्यों हुआ है। उन्होंने हिचकिचाते हुए मुखर्जी साहब से कारण पूछा कि भाई बता तो दो कि देखते ही क्यों रिजेक्ट कर दिया। जब मुखर्जी साहब ने कारण बताया कि यार तुम्हारी ये पतली मूछें, तलवार कट और लंबे बाल की वजह से ये फिल्म तुम्हारे हाथ से निकल गई है, शम्मी कपूर को धक्का तो बहुत लगा। मायूस होकर, निराश होकर वहां से चले गए। अगले दिन जब वो वापस आए तो मुखर्जी साहब शम्मी कपूर को देखकर दंग रह गए। दरअसल शम्मी कपूर ने अपनी उस छोटी सी मूंछ को उड़ा दिया था और लंबे से बालों को कटवा दिया था और कुछ ट्रेंडी कपड़े पहनकर एकदम हीरो स्टाइल में आए थे। अब इस नए शम्मी कपूर को जब फिर से नासिर हुसैन ने देखा तो इंस्टेंटली इंप्रेस हो गए। पहले इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दिया था, अब इंस्टेंटली इंप्रेस हो गए और उन्हें यानी शम्मी कपूर को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। लेकिन तोलाराम जी को जब यह बात पता चली कि फिल्म में हीरो के लिए ये इस नए लड़के शम्मी को लिया जा रहा है, तो उन्होंने शम्मी कपूर से कहा कि तुम्हें इस फिल्म के लिए 25,000 रुपये मिलेंगे, आप करेंगे या नहीं ये आपको सोचना है, मरता क्या ना करता। सो शम्मी कपूर ने बिना सोचे हाँ कर दी और इस तरह इतनी जद्दोजहद के बाद उन्हें फाइनली ये फिल्म मिल ही गई और ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई उनके करियर में। वक्त बदलते देर नहीं लगती, अर्श पर चमकने वाला सितारा कब फर्श पर आ जाए कुछ मालूम नहीं। ऐसा ही हुआ एक गायिका के साथ जिसने मात्र 10 साल की उम्र में HMV के लिए रिकॉर्ड किया अपना पहला गाना। ट्रेंड सिंगर ना होने के बावजूद लोगों के दिलों पर अपनी गायकी से अमिट छाप छोड़ने वाली इस सिंगर और एक्ट्रेस का नाम था राजकुमारी दुबे। राजकुमारी जी ने स्टेज से अपना करियर शुरू किया और यहीं पर उन्हें देखा प्रकाश पिक्चर्स के विजय भट्ट जी ने और काम करने का ऑफर दे डाला। विजय भट्ट इतने इम्प्रेस हुए कि वो नहीं चाहते थे कि राजकुमारी स्टेज पर काम करके अपनी आवाज़ ख़राब कर ले। ये 30s की बात है जिस समय स्टेज परफॉर्मेंस में माइक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और आर्टिस्ट्स को, सिंगर्स को बहुत ऊंची आवाज़ में, लाउड आवाज़ के अंदर जनता तक अपनी बात, अपनी परफॉर्मेंस पहुंचानी होती थी। राजकुमारी जी ने प्रकाश पिक्चर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया और अपनी पहली फिल्म संसार लीला प्रस्तुत की। इसके बाद उन्होंने एक्टर जयंत के साथ आज़ाद वीर और स्नेहलता जैसी फिल्मों में काम किया और बाद में उन्होंने अनिल बिस्वास, OP नैयर, SD बर्मन, नौशाद साहब, गुलाम हैदर और रोशन साहब जैसे संगीतकारों के लिए गाने गाए। ग्रेट रोशन साहब ने उनकी आवाज़ को बावरे नैन, अनहोनी, राग रंग और नौबहार जैसी फिल्मों में इस्तेमाल किया था। लाहौर से बम्बई आने के बाद उन्होंने फिल्म पन्ना के लिए गाने गाए जो बहुत कामयाब और मशहूर हुए। पन्ना के गीतों के मशहूर होने के बाद इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर साहब ने अपनी सैलरी बढ़वाने का इरादा बना डाला। तो गुलाम हैदर को देखकर राजकुमारी जी ने भी अपना मेहनताना सैलरी बढ़ाने पर विचार किया और डरते हुए पहुंची प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली के पास और कहा कि सेठ जी थोड़ी सी रकम बढ़ा दीजिए। जनाब ये वो वक्त था जब राजकुमारी जी को एक गाना गाने के 100 रुपया मिला करते थे। पंचोली साहब ने पूछा कितनी बढ़ोतरी चाहती हो, तो उन्होंने काफी सोच विचार कर बोल दिया 700 रुपये। पंचोली साहब ने कहा मंजूर। तुरंत अपनी बात पर मंजूरी मिल जाने पर अचरज से जब राजकुमारी जी ने पंचोली साहब को देखा तो पंचोली साहब ने कहा तुमने तो अपनी तनख्वाह, अपनी पगार मेहनताना कम मांगा है। अगर तुम एक गाने के लिए 2000 रुपये भी मांगती तो मैं खुशी खुशी दे देता। ये टाइम देखा राजकुमारी जी ने, लेकिन
जब समय बदला तो एक वक्त ऐसा आया कि काम मिलना बंद हो गया और फिल्मों में लीड सिंगर के तौर पर सोलो सिंगर के रूप में जानी जाने वाली मशहूर इस गायिका को अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में कोरस में भी गाना गाना पड़ा। और जब इस बात का पता नौशाद साहब को चला तो उन्होंने राजकुमारी जी को फिल्म पाकीज़ा में सोलो गाना देने का निश्चय किया, लेकिन इत्तेफाक से इस गाने को फिल्म में शामिल नहीं किया गया। आखिरी वक्त में मुफलिसी में दिन गुजारते हुए राजकुमारी जी सन 2000 में चली गईं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश रहती है कुछ ऐसे ग्रेट लोगों को याद किया जा सके जिनका हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो मान सम्मान नहीं मिला जो दूसरे स्टार्स को मिला है। मगर हम स्टार्स को याद करते हैं और साथ साथ याद करते हैं महान कलाकारों को भी। 1980 में एक फिल्म आई थी, इस फिल्म का नाम था दोस्ताना। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म में एक सीक्वेंस है, सीन था जहां विलन प्रेम चोपड़ा अमिताभ और शत्रुघ्न को एक खंबे से बांधकर उनकी पिटाई कोड़ों से करते हैं। इस सीन में अमिताभ को शत्रुघ्न के मुकाबले कुछ ज्यादा कोड़े खाता हुआ दिखाया जाना था। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा साहब को कम कोड़े पड़ रहे हैं, अमिताभ बच्चन को ज्यादा कोड़े पड़ रहे हैं। और कोड़े मारते हुए प्रेम चोपड़ा को डायलॉग बोलना होता है। डायलॉग यह था कि यह हंटर एक बार शरीर पर पड़ता है तो नील पड़ जाती है और दोबारा खाल खींच लेता है। अच्छा साहब सुनिएगा, जब ये सीन शूट हो रहा था तो रीटेक्स भी हो रहे थे, मगर हर बार कोड़े मारकर कट होने के बाद प्रेम चोपड़ा पहुंच जाते अमिताभ बच्चन के पास और पूछते, भाई लगी तो नहीं? अमिताभ बच्चन ने कहा होगा नहीं ठीक है। फिर दोबारा शॉट लिया जाता, शॉट ओके नहीं हुआ। हर टेक के बाद प्रेम चोपड़ा अमिताभ बच्चन के पास पहुंचते और पूछते, लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। ये 4, 5, 7 बार उन्होंने पूछा होगा कि 4, 5, 7 रीटेक हो गए होंगे। फाइनली अमिताभ बच्चन के सब्र का पैमाना छलक गया और उन्होंने कहा, नहीं यार नहीं लगी, क्या बात है, आप बार बार ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। नहीं लगी ना, लग जाएगी तो मैं बता दूंगा नहीं लगी है, क्यों पूछ रहे हो? इस पर झट से प्रेम चोपड़ा बोले, देखो भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसके बाद क्लाइमेक्स में जो सीन होना है वो उल्टा होगा। आप मुझे खंबे से बांध देंगे और फिर मेरी ही कोड़ों से पिटाई करोगे। तो मैं मामला सारा ठीक रखना चाहता था कि खुंदक के अंदर आके ऐसा नहीं हो कि मैंने इस सीन में तुम्हारी पिटाई कर दी और खुंदक में आके तुम क्लाइमेक्स वाले सीन में मेरी चमड़ी उधेड़ दो। उल्टा आज तो इस खिलखिला देने वाले किस्से के साथ आज की महफिल यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इस शो में सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। यादें होंगी, नगमे होंगे, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक बार फिर हमारा नंबर नोट कर लें, 55454। SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र, द न्यू मैसेज। आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। चलता हूँ, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रहे, दुआओं में याद रखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर।